मैच्योर अर्बन फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2600 बीसी से 1900 बीसी तक में ये पूरे डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं, जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं? अब इन सभी साइट्स को आपको मैप पर अच्छे से मार्क करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एक्सटेंट क्या था, किस रीजन में ये स्प्रेड था, हर ब्रिक का जो साइज है अगर आप उसका रेशो देखेंगे तो जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं उन सभी पर जो भी ब्रिक्स हमें मिली हुई है वो एक स्टैंडर्डाइज रेशो यानी कि 4:2:1 में जो है वो आपको मिली हुई है। मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ पर मैं आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, जिन्हें आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स को लिखना है और लिख के अपने आंसर्स को आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 12 के चैप्टर्स को रिवाइज करने का बिल्कुल एक झटपट तरीका। जी हां, तो मैं बात कर रही हूं हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज के बारे में, जहां पर आज हम शुरुआत करें हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स के साथ। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें बेटा, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं उसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि भाई ये सिविलाइजेशन कब से कब तक एग्जिस्ट करता था, तो ये एग्जिस्ट कर रहा था 6000 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। अब इसी ही टाइम पीरियड को हमने 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो था इसका फॉर्मेटिव फेज, जिसे हम अर्ली हड़प्पन फेज भी कहते हैं। ये पीरियड एग्जिस्ट करता था 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। अब इस फेज में हो क्या रहा है, तो इस फेज में इंडस नदी और उसके आसपास की जो भी ट्रिब्यूटरीज थी उन पर जो भी सेटलमेंट्स बने वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा था। देन हम बात करते हैं इसके मैच्योर फेज की। तो मैच्योर अर्बन फेज की अगर हम बात करें तो यहां पर 2600 बीसी से 1900 बीसी तक में ये पूरे डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं, जहां पर एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी एक्टिविटीज जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम इसके लेट फेज की बात करें, जिसे आप डिकेंडेंट या डिक्लाइन फेज भी कहते हैं, जो एग्जिस्ट करता है 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। अब इस फेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वहां पे धीरे धीरे उसके जो अर्बन सेटलमेंट्स थे वो अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, और वहां पर धीरे धीरे अगर हम बात करें तो दोबारा से एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, उसके मैच्योर फेज क्या है, ये सभी बातें जो है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो आ जाती है भाई वो साइट जिसके ऊपर इसका नाम रखा हुआ है यानी कि हड़प्पा। उसके बाद आता है क्या, मोहनजोदाड़ो। यहां से आपको सबसे ज्यादा अर्बन सेटलमेंट्स के एग्जाम्पल जो है वो मिले हुए हैं, अर्बन फीचर जो है वो सबसे ज्यादा, एक कंप्लीट सिटी जो है वो यहां पर मोहनजोदाड़ो ने हमें बताई हुई है। उसके बाद आता है धौलावीरा, देन लोथल, कालीबंगा, ये सभी। अब इन सभी साइट्स को आपको मैप पर अच्छे से मार्क करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, यहां पर आपको बनावली, कालीबंगा, ठीक है, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सभी साइट जो है इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एक्सटेंट क्या था, किस रीजन में ये स्प्रेड था, तो सबसे अगर हम नॉर्दर्न स्ट्रेंड की बात करें तो भाई अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और पूरा जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, इस पूरे पार्ट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट जो हैं वो यहाँ पर डिस्कवर करी गई हैं। देन अगर हम बात करें कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब हुई, कब हमें पता चला दुनिया को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो 1921 में दयाराम साहनी जी की मदद से यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट एक्सकावेशन की टीम यहाँ पर आई, जिन्होंने हड़प्पा का एक्सकावेशन किया और यहाँ पर हमें इस दुनिया के एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। देन 1922 में राखल दास बनर्जी के थ्रू यहां पर जो है वो मोहनजोदड़ो जो सिटी है वहां पर एक्सकवेशन हुआ और एक कंप्लीट सिटी जो है वो यहां पर हमें मिली हुई है। देन अगर हम बात करें कि भाई यहां पर यानी कि ये जो हमारा मोहनजोदड़ो सिटी है या इसके साथ साथ और जो दूसरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स हैं वहां पर टाउन प्लानिंग किस तरीके से थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हड़प्पन सिटीज अगर आप देखेंगे तो इन सभी सिटीज में जो एक तरीके से बोलेंगे अगर आप जो लेआउट बनाया गया है सिटीज को जिस तरीके से प्लान किया गया है वो था ग्रिड
ग्रिड पैटर्न, ठीक है, जहां पर सभी सड़कें सभी नालियां जो है वो एक दूसरे को इस तरीके से राइट एंगल पर आपको कट करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो वो था कि यहाँ पर जितनी भी सिटीज हैं उन सभी सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो एक होता है अपर टाउन जिसे हम सिटाडल भी कहा जाता है और दूसरा होता है लोअर टाउन। तो अगर हम बात करें हमारे अपर टाउन की, जहां पर आपको कई सारी पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, जहां से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ ये एक टाउन होगा जहां पर सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं, पॉलिटिकल हो सकती है, रिचुअलिस्टिक हो सकती है, हर तरीके की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो यहां पर आपको इस अपर टाउन या सिटाडल में देखने को मिल जाएगी। अब वहीं पर अगर हम इसके लोअर टाउन की बात करें तो यहां पर जो है जनरली दिस इज अ काइंड ऑफ अ रेसिडेंशियल एरिया जहां पर जो आर्टिजन्स हैं, पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सभी इस ही एरिया पर रह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ये यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस मिल जाएंगे, स्ट्रीट्स मिल जाएंगी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि भाई अगर हाउस है तो हाउस में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो हाउस में अगर हमने ये चीज देखी हुई थी कि भाई वहां पर प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है, विंडोज जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, डबल स्टोरेज घर आपको देखने को मिल जाएंगे। देन अगर हम बात करें इनके ड्रेनेज पैटर्न की, तो ड्रेनेज पैटर्न में हम सभी ने देखा है कि हर एक घर में, क्योंकि एक प्रॉपर सैनिटेशन का एग्जांपल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा है, टाउन प्लानिंग का एग्जांपल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा है, तो यहां पर आपको हर घरों में बाथरूम मिल जाएंगी। उन बाथरूम का जो ड्रेनेज है उसके लिए एक प्रॉपर सोकपेट होती थी, ठीक है। उसके साथ वहां से जो भी ड्रेन निकल रहा है उसे पहले एक हाउस चैनल में कहीं ना कहीं लेकर जाएगा, फिर वहां से वो मेन चैनल में कवर करी जाती है। अब सभी के सभी जो नालियां अगर आप देखेंगे तो वो कवर्ड करी गई है लूज ब्रिक से, ठीक है। अब नालियां ऐसी भी नहीं है कि कच्ची है ना, उसका जो बेस है उसे मोटार से कहीं ना कहीं, मोटार और जिप्सम जो है उससे सेट किया गया, पक्की ईंट है ना जो बेक्ड ब्रिक्स हैं उनके साथ यहां पर नालियों को बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हड़प्पा में जो ब्रिक्स हैं तो कैसी ब्रिक्स हैं बेटा, मिट्टी से, मतलब सन ड्राइड ब्रिक्स नहीं है जो ईंट के भट्टों में पकी हुई, यानी कि बेक्ड ब्रिक्स हैं। और हर ब्रिक का जो साइज है अगर आप उसका रेशो देखेंगे तो जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं उन सभी पर जो भी ब्रिक्स हमें मिली हुई है वो एक स्टैंडर्डाइज रेशो यानी कि 4:2:1 में जो है वो आपको मिली हुई है, जो हमें कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इन सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन था, एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो यहाँ पर सभी ही मेजर्स को यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। देन अगर हम आगे बात करें इनकी इकोनॉमिक लाइफ, तो चलिए बात करते हैं इनके ट्रेड के बारे में, इनके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब हमने अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स देखी हुई थी तो वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा था, और उस एग्रीकल्चर की अगर बात करी जाए तो यहां पर अब एग्रीकल्चर सिर्फ सब्सिस्टेंस नहीं है, मैच्योर फेज आते आते ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बढ़ चुका है आगे आपके सरप्लस फेज में। और सरप्लस एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ एलीड एक्टिविटीज भी हो रही हैं। तो वहां पर जो घर हैं उन घरों के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको कई सारे ग्रेन्स देखने को मिल जाएंगे, एनिमल्स की बोन्स देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स यहां पर आप व्हीट मिल जाएगा, बार्ले मिल जाएगा, पीस, सेसमे, कॉटन, ये सभी चीजें जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब कॉटन हमें क्या बता रहा है बेटा, कॉटन ये बता रहा है कि यहां पर सिर्फ फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, फूड क्रॉप्स के साथ साथ जो कैश क्रॉप्स है उनका भी कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनिमल डोमेस्टिकेशन का, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की हम बात करें कि ना सिर्फ कैटल्स रखे जा रहे हैं बल्कि वाइल्ड एनिमल्स के भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ आपको एलिड एक्टिविटीज भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। तो कैटल्स की बात करें तो यहाँ पर बफेलो के हमें बोन्स मिले हुए हैं, शीप के बोन्स है, गोट है, कैमल, इन सभी के बोन्स जो है वो यहाँ से डिस्कवर करे हुए हैं। अब इन सभी चीजों के बारे में हमें बताया किसने, तो जो एनिमल के रिमेन्स है उनको पढ़ने वाले या उनको स्टडी करने वाले लोग कौन कहलाए, आर्कियोजोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो प्लांट रिमेन्स को स्टडी करने वाले लोग हुए वो कौन कहलाए, आर्कियोबोटानिस्ट, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर कई सारे वाइल्ड स्पीशीज की भी बोन मिली हुई है, जैसे कि बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल्स हो गया, इन सभी के बारे में। साथ ही साथ अगर हम इनकी इकोनॉमी को समझें तो सरप्लस प्रोडक्शन था, और सरप्लस प्रोडक्शन को करने के लिए सीधी सी बात है कि भाई कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का तो यूज ही कर रहे होंगे ना। तो टूल्स में हमें मिला हुआ है क्या, टूल्स में हमें मिला हुआ है प्लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम कालीबंगन जैसे साइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 फरोड फील्ड्स मिली हुई है, जो आपको इस तरीके से कल्टीवेशन किया जा रहा है, जो ये बता रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग्स कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बुल के भी एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जो टेराकोटा बुल हमने देखा था, तो वो ये बता रहा है कि प्लोइंग करने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए बुल का भी साथों साथ यहाँ पर यूज कर रहा है। उसके बाद अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में यहाँ पर आपको कैनाल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि शौर्तगाह में देखी गई, उसके बाद वेल्स मिल जाएंगे, वाटर रिजर्वियर्स जो कि धौलावीरा में मिल रहे हैं, ये सभी चीजें बता रही है। अब साथ ही साथ अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो क्योंकि ये पूरा की पूरा सिविलाइजेशन है
वो नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो भाई फिशिंग हो रही है यहाँ पर, उसके साथ हंटिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये सभी बातें जो हैं वो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देन अगर हम बात करें इनके ट्रेड ऑन कॉन्टैक्ट्स के बारे में, तो ट्रेड जो है वो ना सिर्फ इंटरनल हो रहा है बल्कि एक्सटर्नल भी हो रहा है। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से उनके साथ ट्रेड कर रहा है, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, और इन दोनों के बीच में अच्छा खासा ट्रेड जो है वो हमने देखा कि भाई ओमान के साथ, बहरीन के साथ, है ना, इन सभी जगहों पर ट्रेड जो है वो किया जा रहा है। अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कौन से सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपोर्ट करता था, तो वीड हो गया, उसके बाद कार्नीलियन हो गया, लैपिस लजुली हो गया, ये सभी सामान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया जाते थे। और दूसरे सिविलाइजेशन से आसपास की जगहों से कौन सी चीजें इंपोर्ट करी जा रही हैं, तो वो हो गया आपका टिन, गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सभी चीजें। अब ट्रेड के हमें एविडेंसेस कैसे मिले हुए हैं, तो पहली चीज तो क्या मिली हुई थी, सील। जो सील बता रही है कि जब भी कोई पैकेज यहां पर भेजा जाता था, उसका ट्रांजैक्शन किया जाता था, तो उसका जो बैग है उसके ऊपर सील लगाई जाती थी, जो कहीं ना कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी और उसका अनटच बिहेवियर के बारे में हमें बता रही थी। देन यहाँ पर हमारे पास कई सारे डॉकयार्ड्स है, जैसे कि आपको लोथल में मिल जाएगा, ठीक है, जहां से कई सारे ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर करे जा रहे हैं। देन अगर हम आगे चले कि भाई यहाँ पर क्राफ्ट और क्राफ्ट प्रैक्टिसेस क्या थी और बरियल किस तरीके से किया जाता था, तो अगर हम क्राफ्ट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारे मेजर क्राफ्ट सेंटर्स जो है वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहला था चाहुंदड़ो, विच वॉज फेमस फॉर दी बीड मेकिंग। उसके बाद आता है नागेश्वर और बालाकोट, जो कि अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो कोस्टल एरिया है, और इस कारण से यहाँ पर ढेर सारे शेल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि बैंगल्स, लैडल्स, ये सभी चीजें। देन आता है लोथल। अब लोथल में ना सिर्फ डॉकयार्ड है, लेकिन डॉकयार्ड होने के साथ साथ यहाँ पर बीड मेकिंग का काम जो है वो किया जाता है। अब अगर हम बात करें बीड्स की, तो बीड्स की भी यहाँ पर कई तरीके की वैरायटी आपको देखने के मिल जाएंगी, है ना, अलग अलग रॉ मटेरियल से बनाए जा रहे हैं, जैसे कि कार्नीलियन हो गया, लैपिस लजुली हो गया, ठीक है। उसके साथ शेप भी अलग अलग है, तो बैरल शेप है, डिस्क शेप है, राउंड शेप है, ढेर सारे शेप आपको मिल जाएंगे। देन अगर हम बात करें टूल्स की, तो भाई टूल्स एक तरीके से नहीं बनाए जा रहे, अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो स्टोन टूल्स मिल जाएंगे, कॉपर टूल्स मिल जाएंगे, ब्रॉन्ज टूल्स मिल जाएंगे। अब इन आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो ये अलग अलग जगहों से क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट करवाया जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर कहां से आ रहा है बेटा, राजस्थान की खेतरी माइन से। स्टेटाइट जो पत्थर जिससे सील बनाई जा रही है वो आ रहा है गुजरात या राजस्थान से। लैपिस लजुली की बात करें तो वो शर्तुघाई यानी कि अफगानिस्तान से आ रहा है, और गोल्ड आ रहा है साउथ इंडिया के कोलार गोल्ड फील्ड से। अब अगर हम सील की बात करें तो भाई सील जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि भाई सील की अगर आप सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करें तो पहली चीज तो ये ट्रेड के लिए भी यूज होती है, दूसरी चीज कि जो उस ट्रेड को करने वाला यानी कि उस सामान का जो सेलर है उसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएगा। ये सभी सील जो है वो जनरली स्टेटाइट जैसे जो एक सॉफ्ट स्टोन है जिस पर आसानी से कार्विंग करी जाती है उससे बनाई जा रही है। लेकिन इन सील के ऊपर जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो भी चीजें, जो भी मैटर इसके ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज अनडिसाइफर, ठीक है। तो जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखा गया था, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये अभी तक हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अभी तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनकी बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, तो बरियल में ये देखा गया है कि भाई अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें या सोसाइटी की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अमीर और गरीब दोनों तरीके के लोग रह रहे हैं। तो अगर आप कॉमन आदमी की या कॉमन मास की बात करें तो उनकी जो बरियल है वो आपको नॉर्मली पिट के फॉर्म में दिख जाएगी, और अगर आप किसी वेल्दी इंसान की बात करेंगे तो वहां पर उनकी जो ग्रेव है उनको अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वहां पर ब्रिक लाइनिंग देखने को मिल जाएगी या एक स्ट्रॉन्ग जो कवरिंग है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम इनकी ब्रिक्स की बात करें या अगर हम इनकी बरियल्स की बात करें तो यहां पर आपको डेड बॉडीज के साथ और भी कई सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, जैसे कि पॉटरी और ऑर्नामेंट, जो शायद इस बिलीफ के साथ उनके साथ दफनाए जा रहे हैं कि वो इसे आफ्टर लाइफ में यानी कि अगले जन्म में यूज करने वाले हैं। तो वो लोग जो डेड बॉडीज के साथ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि हो गया निडल, पॉटरी, क्वंस, ये सभी वो बता रहे हैं कि भाई शायद ये जो है वो एक लो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। और वहीं पर वो लोग जो इन डेड बॉडीज के साथ लग्जरी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कॉस्टली ऑब्जेक्ट्स हो गए, रेयर ऑब्जेक्ट्स हो गए, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक डिफिकल्ट टेक्निक से बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पॉट ऑफ फ्यान्स हो गया, ठीक है, गोल्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो ये बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये एक अच्छे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड यानी कि अपर क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए
देन हम बात करते हैं इनके सोशल और रिलीजियस लाइफ की। तो अगर सोसाइटी की बात करी जाए तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, अगर आप मैच्योर फेज की बात करें तो यहाँ पर आपको अर्बन सोसाइटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी रॉयल फैमिली देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ना तो हमें कोई बड़े बड़े महल देखने को मिल रहे हैं, ना बड़े बड़े मंदिर देखने को मिल रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो एक तरीके से एग्लिटेरियन है, जहां पर सभी लोग जो है वो पॉलिटिकली इक्वल है, सोशल और पॉलिटिकली इक्वल है, लेकिन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पे लोग इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग जो हैं वो टॉटलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इंपोर्टेड आइटम्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो है वो समाज की एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समझ सकते हैं। देन अगर हम बात करें इनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, तो वैसे तो हमें कोई क्लियर एविडेंस मिला नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे एविडेंस है जो कहीं ना कहीं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है पशुपति सील, जहां पर जो बीच में जो एक सेंटर फिगर बैठा हुआ है जिसे प्रोटो शिवा के साथ, यानी कि अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस डेटी के आसपास अगर आप देखेंगे तो कई सारे एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला एविडेंस मिलता है हमें मदर गॉडेस का, जहां पे नेचर वर्शिप करी जा रही है, ठीक। उसके बाद आता है आपको मदर गॉडेस का, जहां पर एक फीमेल जो है उसका स्टैचू आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने हेड गियर पहना हुआ है, जो कि मदर गॉडेस की वर्शिप के ऊपर इंडिकेट करेगा। देन हमें नेचर वर्शिप के भी कई सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं, जैसे कि डिपिक्शन ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, यूनिकॉर्न, बुल, ये सभी चीजें। उसके साथ साथ सैक्रिफाइसल वर्शिप भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फायर अल्टार जो है वो लोथल और कालीबंगन जैसे जगहों से हमें मिले हुए हैं। देन अगर हम लास्ट में बात करें कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन था वो अपने डिक्लाइन कैसे पहुंचा, तो वैसे तो इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हिस्टोरियन जैसे कि अगर हम बात करें जॉन मार्शल या फिर आर.एम. व्हीलर, तो ऐसे जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने बताया हुआ है कि भाई शायद इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर किसी ना किसी तरीके से इन्वाजन हुआ होगा। तो या तो यहाँ पर आर्यंस ने माइग्रेट कर लिया, जिसकी वजह से इस पूरे सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्हें एक तरीके से हरा दिया गया और उस जगह के ऊपर कॉन्कर कर लिया गया, या फिर जो दूसरे हिस्टोरियंस हैं वो उन्होंने अलग अलग नेचुरल जो रीजन्स हो गए या ट्रेड का जो रीजन हुआ है वो दिए हुए हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज हो गया, जैसे कि फ्लड है, ड्राइंग ऑफ रिवर है, ये कॉजेस हो सकते हैं, या फिर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं, नदियां हैं, सॉइल है, लैंड है, ये सभी चीजें उनके डिप्लेशन की तरफ चले गए। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो मेन कॉज जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि उसका ट्रेड, उस ट्रेड में शायद डिक्लाइन आया होगा, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसके डिक्लाइन की तरफ चला गया था। अब ये सभी बातें जो हैं वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इन सभी को अच्छे से रिवाइज करना है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ पर मैं आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं, जिन्हें आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स को लिखना है और लिख के अपने आंसर्स को आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये रहा हमारा रैपिड रिवीजन। अगर आप इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दी हुई वन शॉट लिंक पर क्लिक करें। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।